तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब का चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं एक और नई सीरीज, जिसमें हम लूसेंट बुक की अंदर जो फिजिक्स के सवाल है उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो हम पहले ट्राई करेंगे फर्स्ट 100 एमसीक्यूज आपको करा देंगे लूसेंट बुक के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये सेशन भी पसंद आएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने कंप्यूटर के सेशन को प्यार दिया है, बायोलॉजी के सेशन को प्यार दिया, उसी प्रकार से यहाँ पे फिजिक्स के सेशन को भी दीजिएगा। तो जरूर अपने दोस्तों में से शेयर करेगा। एंड चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आने वाले एग्जाम आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण माना जाता है, क्योंकि लूसेंट की बुक से ग्रुप डी में सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत बार आ जाते हैं। एंड काफ़ी सारे आने वाले सीडीएस के एग्जाम के लिए, एनडीए वगैरह एग्जाम देने, एयरफोर्स के एग्जाम देने जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारे वीडियो। तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। तो जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या होती है? बचपन में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बस हम यही पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन ही हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। लेकिन एक और दोस्तों प्लाज्मा आई थी, ठीक है, एक और प्लाज्मा आई थी। तो ये चारों के चारों टोटल चार स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास है, ठीक है, अगर जो हम बात किया जाए नेचुरल सोर्स से हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन एक और मैन मेड स्टेट्स ऑफ मैटर इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है, नया डिस्कवर्ड हुई है, उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये अब हमारा कौन सा है दोस्तों, ये हमारा 5th नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये हमारा 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अच्छे से याद रखिएगा। एनडीए में सवाल पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे, द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क की यूनिट क्या होती है? तो वर्क की यूनिट हमने दोस्तों निकाल लेनी चाहिए, वैसे तो याद होगा ही सभी को, लेकिन देख लेते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है कि नहीं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फोर्स क्या होता है दोस्तों? फोर्स का हम लिखते हैं एम है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का डिस्टेंस है, तो मीटर होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, ठीक है। मास क्या होता है? मास हमारे केजी में होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इनटू मीटर, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जूल, ठीक है, इसी को जूल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे आपको डिराइव करके बताया है ताकि आप बारीकी से समझे कि एक चीज़ को। एंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? जूल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे आंसर क्या लगानी है? जूल को लगानी है। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों, आ चुके हैं हम आपके सामने तीसरा सवाल लेकर के। इस सवाल में कहा जा रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट। किसी बोट पे व्यक्ति खड़ा है, स्टिल वाटर, पानी में स्थिर है, ठीक है। इफ ही वॉक्स इन द बोट टुवर्ड द शोर, शोर की तरफ अगर जो बोट से आगे की तरफ बढ़ता है तो बोट क्या होगा? कहा जा रहा है दोस्तों कि एक इंसान है जो कि किसी बोट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये शोर है, ठीक है, ये शोर है, समझ रहे हैं ना आप? ये शोर है। कहा जा रहा है अगर जो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति अगर जो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये व्यक्ति आगे, ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, दूसरे पोजीशन में ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा, तो बोट के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे लिनियर मोमेंटम जो रहेगी, टोटल मोमेंटम, इस सिस्टम की हम बात करें, टोटल मोमेंटम, ओके, टोटल मोमेंटम, इस सिस्टम की टोटल मोमेंटम हमारी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये पढ़ा है कि अगर जो स्टिल स्टार्टिंग में हमारी टोटल मोमेंटम जीरो रहेगी, तो आगे भी जा करके उसे वही रहनी है, ठीक है। तो जब इंसान आगे से सेकंड पोजीशन की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे मोमेंटम अगेन जीरो रहना जाएगा, एंड उसको बैलेंस करने के लिए बोट शोर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा मूव अवे फ्रॉम द शोर, ओके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी काम करेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार भी आप इसको कर सकते हैं। तो चौथा नंबर यहाँ पे सवाल है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर, तो ईयर से कंफ्यूज कर सकते हैं कि ईयर क्या है, एक तरह का टाइम की यूनिट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर हम यूज करते हैं दोस्तों, जो स्पेस में डिस्टेंस हम कवर करते हैं ना, स्पेस में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम मीटर या फिर किलोमीटर में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम उस केस में दोस्तों यूज़ करते हैं लाइट ईयर को, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है? एक तरह का डिस्टेंस नापने की चीज़ है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? 1 लाइट ईयर 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो इसको, इस वाले चीज़ को आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लाइट ईयर के बारे में हमने समझ लिया, ये किस चीज़ की यूनिट है दोस्तों? ये यूनिट होती है डिस्टेंस की। ये एग्जाम में देखिए आरआरबी एएसएम में बहुत बार पूछा गया, आरआरबी जूनियर इंजीनियर में भी 2015 में पूछा गया, एंड काफ़ी सारे एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ये सारी चीज़ जो भी मैं आपको लेसन बुक के ऊपर करा रहा हूँ, सारे को आपको इस प्रकार से याद करने हैं कि
याद सा हो जाना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन देखे तो हमें उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सीधा ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा हम टिक मार ले। तो आइए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं। 5th नंबर सवाल पे कहा जा रहा है द स्टेट इन विच मोलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन से दिए गए स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसमें मोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, बहुत तगड़ी होती है। तो हमने अभी अभी दोस्तों देखा कि हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा, है कि नहीं। 5 तरह की हमने पढ़ लिया अभी तक कि 5 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उन सब में से सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों सॉलिड में। एंड सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर होने के कारण ही इसकी शेप जो होती है दोस्तों, इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, डिफाइनेट होती है, ठीक है। क्या होती है, डिफिनिट शेप होती है इसके पास, रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी होती है और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है कि नहीं। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है दोस्तों, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ओके दोस्तों, तो ये वाली चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि इन सॉलिड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो किस चीज़ की परसेंटेज होती है, ऑप्शन आपको दिए गए। तो हमें यहाँ पे सीधा याद रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो परसेंटेज होती है दोस्तों अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आरआरबी जेई की ये सवाल है। एक और सवाल हम देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है वेन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। एनडीए 2014 में भी ये सवाल पूछा गया था एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये सारे सवाल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो वेन डे ग्राफ जनरेटर क्या है दोस्तों, ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। क्या है ये, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज दे देता है और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर के साथ, जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। तो हमने देखा कि वेन डे ग्राफ जनरेटर वोल्टेज जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, वेरी हाई वोल्टेज देती है बहुत ही कम टाइम में। तो हम इसी आधार पर ऑप्शन डी को यहाँ पे कट करेंगे, जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। फिर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उसकी करंट फ्लोइंग जो होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसमें क्या होता है ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने दोस्तों पढ़ा है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हमें करंट निकालनी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं V अपॉन में R। तो ये हमारे पास करंट की फॉर्मूला आ रही है। तो आपको पूछा जा रहा है कि करंट के साथ क्या होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस गिरावट है, रेजिस्टेंस एक तरह का रुकावट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बढ़ने से रोका जाए तो एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि जैसे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे ही घटेगी, रेजिस्टेंस जैसे ही घटेगी, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि जब शॉर्ट सर्किटिंग जब भी होती है तो रुकावट जो होती है ना, वो रुकावट घट जाती है, ठीक है, रुकावट घट जाती है एंड बहुत ज़ोरदार सो इलेक्ट्रिक बहुत ही तेज़ी से फ्लो होने लगती है। तभी तो जा करके ना बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे अप्लायंसेस वो सारे चल जाते हैं, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही कम होगा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, करंट के साथ क्या होगा, तो करंट इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट करिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। द करंट आई, वोल्टेज वी, प्लॉट ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन अबव द डिवाइस। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक ग्राफ दी गई है एंड आपको बताना है कि ये ग्राफ किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आई है और वी है। तो हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं दोस्तों, हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर। जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही तो हम देख रहे हैं ना। इस वाले फार्मूला के थ्रू हम ये देख सकते हैं ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि वोल्टेज बढ़ते जा रहा है करंट भी बढ़ते जा रहा है। तो ग्राफ इस प्रकार से बनी, यानी कि ओम्स लॉ किस चीज़ के लिए दोस्तों, एक तरह का कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, ये डिवाइस किस चीज़ पे बेस्ड है, ओम्स लॉ पे बेस्ड है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज
नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है किसी प्रकार की आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो कि हम ऊपर जाकर के छोड़ के आते हैं, वो अपने ऑर्बिट में लगातार घूमते रहती है, लेकिन वो गिरती नहीं है नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? जो सैटेलाइट होती है वो गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल होती है ना, वो उसको एक जो इसको एक्सेलरेशन चाहिए उस ऑर्बिट में घूमने के लिए, वो अर्थ की ग्रेविटेशन उसको दे देती है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ का मतलब ये दोस्तों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात करें। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। उसके मोशन के लिए अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो उसको नेसेसरी एक्सेलरेशन दे देता है ताकि वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 11 नंबर सवाल में देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटीज। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी आखिर होती क्या है? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में दोस्तों हम इस सवाल में बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी से हम जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, और ये जो इसकी फॉर्मूला होती है आई अपॉन में ए। आई क्या है? आई यहाँ पे करंट है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट है। और ए की हम बात करें तो ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं आई क्या है? आई करंट है। करंट क्या होती है? करंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है कि नहीं? यानी कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे हम जानते हैं आई क्या है? एक तरह की करंट, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ पे आपको कहा जा रहा है द सर्फेस ऑफ ए लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वाटर के पास एनामोलस एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एनामोलस एक्सपेंशन। एनामोलस एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं कि लिक्विड जो होती है, वाटर जो होती है, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी हमेशा हमें कितने को देखने को मिलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। ल्यूमेन किस चीज़ की यूनिट होती है? तो ल्यूमेन यूनिट होती है लुमिनस फ्लक्स की। अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, कैंडेला। कैंडेला किस चीज़ की यूनिट होती है? तो कैंडेला यूनिट होती है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, इन द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम सोन बिलो विच इज करेक्ट। आपको यहाँ पे ग्राफ दी गई है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, यहाँ पे टाइम बताई गई है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कौन सी ऑप्शन दी गई है जो कि करेक्ट है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है द बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है, टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं तय कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर ग्राफ होगी वो यही होगी, ये बॉडी एट रेस्ट का परफेक्ट ग्राफ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होगी वाटर की। लेक पे हम देखते हैं कि अपर सरफेस जो होती है वो फ्रोजन होती है, नीचे पानी होती है, इसलिए एनामोलस एक्सपेंशन के कारण ये होता है। और हम जानते हैं वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में होती है। तो टेम्परेचर पूछा गया था वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए यहाँ पे कन्वेंशनल सिंबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल सिंबल से अगर जो हम वैसे लेंस फार्मूला या फिर मिरर फार्मूला लिखे तो हम लिखेंगे 1/b + 1/u = 1/f लिखेंगे। लेकिन जब साइन कन्वेंशन की बात आती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेंस को पुट करते हैं। एंड साइन कन्वेंशन का मतलब क्या समझते हैं आप? एक्स वाई एक्सिस ही समझते हैं ना। आपको पता है ये पार्ट पॉजिटिव होती है, ये पार्ट निगेटिव होती है, ये पार्ट निगेटिव होती है एंड ये पार्ट पॉजिटिव होती है कि नहीं? ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से साइन कन्वेंशन लगेगी। तो यहाँ पे हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। इमेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं और ये इमेज को हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये वाली पार्ट क्या है दोस्तों? नेगेटिव में है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव में, एंड बी वाली पार्ट पॉजिटिव में। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, 1/v + 1/u हमारे यहाँ पे किस पे? माइनस में है, = 1/f। ठीक है, इसी को हम चेंज करके लिखते हैं 1/v। ये माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगी, 1/u = 1/f। तो इस प्रकार से हमारी फार्मूला बन जाती है। साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगी वो ऑप्शन ए हो जाएगी हमारी। आइए दोस्तों देखते हैं 18 नंबर सवाल को। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जब भी एटमोसफेयर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एटमोसफेयर की हम बात कर रहे हैं अपनी, वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड
काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो टेम्परेचर क्यों हाई होने लगती है, आपके सवाल में पूछा जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। 15 माइक्रोमीटर की जितने भी वेवलेंथ वाली लाइट्स रेडिएशन होती है वो सारे को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा काबिल होती है। तो इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस रेंज में जितने प्रकार के रेडिएशन देखे जाते हैं 15 माइक्रोमीटर के आसपास में जितने भी रेडिएशन पाए जाते हैं उस सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड इसी रेडिएशन के अंतर्गत गिरता है कहीं ना कहीं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते जाता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड इसी के कारण हमारी जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है बलून फिल्ड अप विथ गैस वुड ओनली गो अप इन द एयर इफ इट इज़ फिल्ड अप विथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बैलून होती है वो हवा में किस प्रकार से उड़ती है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एयर की डेंसिटी और जो उसके अंदर गैस भरा गया उसके अंदर डेंसिटी। और जो नॉर्मल हम किसी बैलून के अंदर अपनी मुंह से फूंक करके जो हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो हम देखते हैं वो हवा में नहीं उड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है उसी को तो हम अपने अंदर खींच करके वापस बैलून में भरते हैं, है कि नहीं। तो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है एयर की वो बराबर हो जाती है उस बैलून के अंदर जो एयर हमने भरा है फूंक के। एयर की डेंसिटी और जो बैलून में हमने फूंक करके जो डेंसिटी डाली है एयर की वो दोनों बराबर होती है इसलिए वो बैलून नहीं उड़ती है। लेकिन यही हम बात करते हैं कि आपको पता होगा गैस जो भी हम उपयोग करते हैं वो काफ़ी लो डेंसिटी की यूज़ करते हैं। खास करके हम यूज़ करते हैं हीलियम, ठीक है। हीलियम को हम यूज़ करते हैं। हीलियम को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हीलियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए हम जितने सारे बैलून होते हैं उसमें हीलियम का उपयोग करते हैं। एयर से उसकी डेंसिटी कम होगी तभी तो वो उड़ पाएगी ना। द गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। जो एयर की डेंसिटी से कम होगी तो ही वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम हीलियम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम हाइड्रोजन गैस भी तो उपयोग कर सकते हैं ना। लेकिन हाइड्रोजन गैस हम इसलिए उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है एंड रिएक्टिव होने के कारण एक फ्लेमेबल हो सकती है, ठीक है। फ्लेमेबल, तो फ्लेमेबल इसकी नेचर हो सकती है। लेकिन यही हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम क्या है, एक तरह का इनर्ट गैस है। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसी प्रकार से किसी के साथ रिएक्शन में भाग नहीं लेता है तो ये जलेगी भी नहीं। ये क्या होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए। इसलिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं जितने सारे गैस बैलून जो होते हैं उसमें। 20 नंबर सवाल पे यहाँ पे कहा जाता है ब्लैक बोर्ड सिम्स ब्लैक बिकॉज इट। ब्लैक बोर्ड जो होते हैं वो काला रंग का क्यों होता है। ब्लैक बोर्ड जो होती है वो काले रंग की क्यों होती है, ये आपको सवाल में पूछा जाए। तो यहाँ पे सवाल का आंसर ये होगा दोस्तों कि ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक कलर जो होती है ना, ब्लैक कलर ये काफ़ी सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सारे कलर को ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सारे कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, जितने प्रकार के लाइट इस ब्लैक बोर्ड की तरफ आएंगे, जितने प्रकार की लाइट ये सारे को एब्जॉर्ब कर लेगी। रिफ्लेक्शन हमें इसमें नहीं देखने को मिलती है तो सारे कलर को ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए ब्लैक बोर्ड जो होती है वो ब्लैक कलर की इसलिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर पाए एंड आपको देखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ताकि आप किसी भी कोने से उसे देखें, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए, इसलिए ब्लैक कलर का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ ब्लैक कलर को नहीं, सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी प्रकार के कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारे के कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सीडीएस में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेस अ सिंबल। जो मैग्नीफाइंग ग्लास दोस्तों हम यूज़ करते हैं जो हाथ वाथ देखने के लिए, हाथ की रेखाएं देखने के लिए, तो उसमें दोस्तों यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस ताकि जो मैग्नीफाइंग इमेज देख पाए हम, किसी भी छोटे छोटे चीज़ों की मैग्नीफाइंग इमेज देख पाए, इसलिए कन्वेक्स लेंस की उपयोग की जाती है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, आपको पता भी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव। साउंड वेव्स जो होते हैं वो किस प्रकार की होती है। तो साउंड वेव की हम बात करते हैं दोस्तों, तो साउंड वेव कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। साउंड वेव जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यही हम बात करें अगर जो नीचे से देखें तो कुछ इस प्रकार से साउंड वेव जाती है, कुछ तरह की वेव वेव जैसी बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि साउंड वेव क्या है, साउंड वेव क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं अ लेज़र लाइट पासिंग थ्रू द एयर। नहीं, लेज़र लाइट नहीं है, एक तरह का वेव हमें देखने को मिलती है, इसलिए तो नाम रखा गया है साउंड वेव। जनरेटेड इन स्ट्रेच्ड वायर बाय हिटिंग प्लकिंग द वायर। जनरेटेड इन स्ट्रेच्ड वायर
by hitting or plucking the wire generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe and down generated by the mobile phone tower। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, ठीक है, एकदम स्ट्रेच कर दिया गया है, एंड इस पे हम क्या करते हैं, हिट कर रहे हैं, इस वायर पर हम हिट कर रहे हैं। जैसे इसमें हिट करेंगे तो एक तरह का वाइब्रेशन इसमें पैदा होगा, ठीक है, एक तरह का वाइब्रेशन पैदा होगा, तो कुछ इस प्रकार से वायर जा रही होगी, ठीक है। तो साउंड जो होती है वो भी एक तरह का वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वाइब्रेशन के फॉर्म में जाती है साउंड वेव। 23 नंबर सवाल पे कहा जा रहा था वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की वेट किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला होती है किसी भी व्यक्ति की वेट डिपेंड करती है डायरेक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तरफ। मास की हम बात करते हैं, मास मास की यानी कि एम, मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी, चाहे आप पृथ्वी की किसी भी कोने में चले जाइए। तो एक बात आपको गांठ बंद करके रख लेना है कि मास कभी भी आपको पूछा जाए किसी भी सवाल में कि किसी चीज़ का मास पृथ्वी पे इतना है तो मून पे कितना होगा, यहाँ पे इतना है तो मार्स पे कितना होगा, मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, मास को आप कभी बदल नहीं सकते। लेकिन वेट की हम बात करते हैं तो ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की वेट कहाँ पे ज़्यादा होगी, इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड आखिर है क्या, ठीक है। तो लैटिट्यूड के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हायर लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो लैटिट्यूड की वैल्यू के बारे में बात करें, लैटिट्यूड की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी। तो लैटिट्यूड की वैल्यू मिनिमम होता है हमारा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होता है हमारे ये कहाँ पे, पोल्स पे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। लैटिट्यूड की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल्स पे, ठीक है। और जैसे ही जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, यानी कि हायर लेटीट्यूड को एल से डिनोट कर रहा हूँ, हायर लेटीट्यूड की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू हायर हो जाएगी, ठीक है, जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही हम लोअर लेटीट्यूड की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये दो पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन की सोल्यूशन आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया कि जैसे जैसे हम हायर हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, लोअर लैटिट्यूड की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घट जाती है। हमने यहाँ पे देखा है कि लैटिट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, तो मैक्सिमम पोल्स पे होती है। एंड हमने देखा है कि लैटिट्यूड क्या होती है, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वेट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा है मैक्सिमम एट पोल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव दैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कौन से वेव का उपयोग किया जाता है जो उनके पाथ में ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट होती है, फ्लाइंग पाथ पे रुकावट होती है, किस प्रकार से पता किया जाता है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सारी जो कंडीशन होती है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर डिपेंड करती है जो कि बैट यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या होती है, मान लीजिए कि ये एक बैट है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बैट है उड़ रही है, ठीक है, ये इसकी पंख है, ये बैट है उड़ रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी पाथ है, ये ऑब्स्टिकल रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करती है बैट, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ने से क्या होती है, इस प्रकार से ये तेजी से तो जाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगी तो इस सरफेस पे टकरा करके ये वापस इको हो जाएगी, ठीक है, ये साउंड क्या हो जाएगी, इको होकर के बैट को आई एंड पता चल जाएगा कि सामने की तरफ में क्या है, सामने की तरफ में ऑब्स्टिकल है, एंड बैट अपनी पाथ चेंज कर लेगी। तो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में, किसी भी फ्लाइंग पाथ में ऑब्स्टिकल्स की हम बात करते हैं यानी कि रुकावट की बात किया जाता है, उस रुकावट को पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। आइए दोस्तों एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे, अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, फ्यूज किस प्रकार से काम करता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि फ्यूज लगी हुई होती है, ठीक है, फ्यूज लगी हुई होती है, फ्यूज़ लगी हुई होती है। किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए फ्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से करंट पास कर रही होती है, एंड मान लीजिए कि यहाँ पे आपने लोड दिया, यहाँ पे आप हीटर चला रहे हो, ठीक है, एंड इस वायर की लोड हीटर की लोड उठाने लायक नहीं होगी, फिर भी आप यहाँ पे हीटर चला रहे होगे तो यहाँ पे किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो रही होगी तो यहाँ पे पता चल जाए कि लोड नहीं उठा पा रहा है, एंड यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर होगी पतली सी, ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी तो यहाँ पे करंट
फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी अप्लायंस क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अप्लायंस आपकी सेफ हो जाएगी, जलने से बच जाएगी अप्लायंस। इसी प्रकार से फ्यूज वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्यूज किस प्रकार से काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये टूट जाती है जब एक्सेसिव करंट फ्लो होती है सर्किट में। ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर गेट्स ऑफ, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इंडिकेट इफ द करंट इज फ्लोइंग अनइंटरप्टेड, इससे भी कोई मतलब ही नहीं। कंप्लीट द सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, वाह, मतलब यहाँ पे सामान जल जाए फिर भी आप लगातार करंट भेजते रहो, तो ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है, यानी कि क्या करती है, ये हमेशा टूट जाती है जब एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगती है किसी भी सर्किट में, तो फ्यूज ब्रेक हो जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं एंड उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा, एंड वहाँ से आप जाकर के हमारी मंथली मेंबरशिप ले करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लुसेंट बुक की पहली पार्ट यहाँ पे हम बात करें फिजिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। हम आपको यहाँ पे सारी पार्ट्स करवा देंगे बहुत ही जल्द जल्द, अब आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो सब्सक्राइब बटन को इनेबल कर लीजिएगा, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 10 के सब्सक्राइबर, तो जरूर जल्द से जल्द शेयर करिएगा। एंड आफ्टर 10 के सब्सक्राइबर हम आपको फेस गेम पढ़ाने वाले हैं, तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 10 के सब्सक्राइबर। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।